अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड। दोस्तों, आप लोग रोज़ाना इंटरनेट पर कुछ ना कुछ सर्च करते हैं और ये सर्चेस मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। इसके अलावा आप मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा इंटरनेट पर अपलोड भी करते हैं और अपनी मर्ज़ी और ज़रूरत का डेटा डाउनलोड भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के तकरीबन 8 बिलियन लोगों का डेटा आखिर कहाँ स्टोर होता है और डेटा फ्यूचर में कब तक स्टोर रहेगा? है ना सोचने वाला सवाल। दोस्तों, आज से हज़ारों साल पहले तक कोई भी शख्स इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हमारी डेली लाइफ, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से हमारी ये दुनिया किस तरह डिजिटलाइज होकर बिल्कुल बदल जाएगी। आज के दौर में अगर हम देखें तो हर इंसान के हाथ में मौजूद स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन ने कम्युनिकेशन को इस कदर तेज़ और तकरीबन हर बिज़नेस को इंटरनेट पर शिफ्ट कर दिया है। फिर चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग हो, ऑनलाइन मूवीज़ हो, शॉपिंग वेबसाइट हो, सोशल मीडिया या कोई भी दूसरा बिजनेस जो ऑनलाइन आप किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, गूगल और यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनीज अपने कस्टमर्स का डेटा डेली बेसिस के ऊपर स्टोर कर रही हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ये डेटा स्टोर करने की सलाहियत मुसलसल कम होती चली जा रही है। इसके अलावा हार्ड डिस्क को ख़रीदने, इसे मेंटेन करने और इसे सर्वर से मुसलसल कनेक्ट करने और ठंडा रखने पर अच्छा खासा खर्चा आता है। इसके अलावा ख़राब हार्ड डिस्क को डिटेक्ट करके बदलना भी एक मुश्किल और मेहनत का काम है, जो कि इंसानों के लिए मुस्तकबिल में एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। इस वक्त गूगल के पास बाकी तमाम कंपनीज़ के अगेंस्ट दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरेज सिस्टम मौजूद है और इसके लिए गूगल को हर 5 मिनट के बाद एक हाई स्टोरेज डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ती है। और इस वक्त गूगल 1 मिलियन के करीब डेटा स्टोरेज रन कर रही है, जो कि मेंटेन करना और चलाना बहुत मुश्किल काम है। इस तरह से सोशल मीडिया, शॉपिंग वेबसाइट कंपनीज़, ऑनलाइन मूवीज़ के साथ साथ हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज़ और स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ को अपने विंटेज यानी अपने पुराने डेटा को स्टोर करने के लिए जगह कम पड़ती चली जा रही है, जिसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, जिस पर पिछली एक दहाई से काम भी जारी है। हाल ही के अंदर टेक्स एंड टोड के एक एपिसोड में डॉक्टर डिलाना ने एक छोटी सी बोतल को दिखाते हुए ऑडियंस को बोला कि हम पूरी की पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री का डेटा इस छोटी सी शीशी में मौजूद डीएनए के अंदर स्टोर करने जा रहे हैं। यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पूरी की पूरी इंसानियत का डेटा एक कमरे में स्टोर करने जा रहे हैं, क्योंकि तारीख में हमने कभी इतना डेटा जनरेट नहीं किया जितना कि हम अब कर रहे हैं। इंसानी तारीख से लेकर 2020 तक हमने इतना डेटा इकट्ठा नहीं किया जितना कि हमने 2018 से लेकर 2020 तक किया है। इसका मतलब ये है कि हमारी डेटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है और 2020 के बाद और इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस वक्त महसूस हुई जब हाल ही में गैलेक्सी M87 में मौजूद एक ब्लैक होल की असल पिक्चर को कैप्चर किया गया। इसका डेटा इस कदर ज़्यादा था कि इन हार्डवेयर को जिनके अंदर ब्लैक होल का डेटा मौजूद था, इन्हें बैरी जहाज़ पर लोड करके प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से यूरोप ले जाया गया ताकि वहाँ जाकर इसे डिकोड किया जा सके। इंसानों ने परों को देखकर उड़ने का ख्वाब देखा। इंसानों ने अपनी आंखों को देखकर कैमरा ईजाद किया। इंसानी कान के काम करने को समझकर साउंड वेव्स को समझा। नाक को देखकर स्मेल को जाना। इसके बाद स्टोरेज की कमी को देखकर इंसानी डीएनए को समझने की कोशिश की, जो कि कुदरती तौर पर इंसान को अपने पेरेंट्स से मिलने वाला एक ऐसा डीएनए स्ट्रक्चर है जो कि 215 मिलियन जीबी तक डेटा स्टोर करने की सलाहियत रखता है और इसे ट्रांसफ़र भी कर सकता है। और ये कुदरती तौर पर हमारे बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मौजूद है। इंसान ने किसी हार्डवेयर के अंदर इसे डेवलप नहीं किया। यानी एक इंसानी सेल में मौजूद डीएनए के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो सकती है कि इस डेटा की मदद से हम इतने पेपर लिख सकते हैं जितना कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट है। डीएनए इंसानी सेल में मौजूद होते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए पेयर्स मौजूद होते हैं, जो इस बात का तयन करते हैं कि पैदा होने वाले बच्चे का रंग कैसा होगा, इसकी आंखें, नाक, कान, चेहरा, बाल और इसके ज़ाहिरी हदोहाल कैसे होंगे। यानी डीएनए कुदरती तौर पर ही एक डेटा स्टोरेज है जिसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं और इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स पर बाइनरी कोड्स में यानी 1 और 0 के अंदर कन्वर्ट करके हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को हासिल भी कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर इसको मुनासिब टेम्परेचर पर रखा जाए तो ये इन्फॉर्मेशन 10,000 साल तक महफूज रह सकती है। जबकि हार्ड ड्राइव के साथ बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर इसके जल जाने, करप्ट हो जाने, पावर सप्लाई के फेल हो जाने और इसके साथ इसको मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। लिहाजा ये तरीका बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इसलिए डेटा स्टोरेज का आइडिया सबसे पहले रिचर्ड फ्लेमन ने इस तरह से दिया कि एटम के एक ज़र्रे पर या डीएनए पर डेटा स्टोरेज करने के लिए
ہمیں ان لمیٹڈ اسٹوریج مل جائے گی جو کہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی۔ دوستو، انسانی جسم کے اندر 30 ٹریلین کے قریب سیلز موجود ہوتے ہیں، اور اگر انسانی ڈی این ایس کو ایک ساتھ ملا لیا جائے تو 45 ٹریلین جی بی کے قریب ڈیٹا انسانی باڈی میں سٹور کیا جا سکتا ہے، اور یہی چیز باقی جانوروں کے ڈی این اے کے اندر بھی سٹور کی جا سکتی ہے، جس پر 1990 سے ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں، جس میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی حد تک امپروومنٹ بھی آ چکی ہے، کیونکہ بار بار اس کو بہتر کرنے کے لیے جب اس پر تجربات کیے گئے تو کئی کوششوں کے بعد ایک پکچر کو کئی بلینز ٹائم ڈی این اے پر ریڈ کیا گیا، لیکن جب اس کو رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے اندر بہت سارے مسائل تھے۔ فیوچر کے اندر ممکن ہے کہ دنیا کا تمام ڈیٹا ایک ہی روم کے اندر اویلیبل ہو، اور پھر انسان اس کی کاپیز بنا کر پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فیوچر میں ہم اس کے بعد ایٹم کو بھی ڈیٹا پر سٹور کر سکیں۔ انسانی جسم میں موجود اتنے بڑے سٹرکچر کے بارے میں ہم لوگ آج جان پائے ہیں کہ یہ کس قدر اہم ہے اور یہ کیا کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ السجدہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم لوگوں کو ان کی جانوں کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ یہ بے اختیار کیا اٹھیں گے کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اور تمہارے رب کا ہر چیز پر کیا گواہ ہونا کافی نہیں؟ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سچ ہے تو کیا تمہیں تحقیق کر کے سمجھ آئے گا کہ یہ سچ ہے، جو کہ آج کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں؟ لیکن ایک مسلمان کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسے قرآن پاک کے ہر لفظ پہ ایسے یقین ہونا چاہیے کہ یہ حرف آخر ہے، جیسا کہ آج کے سائنٹسٹ پروف کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں موجود وہ نشانی ڈی این اے ہے۔ کیا آج کا یہ انسان اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ قرآن کریم کا یہ علم بالکل وہمی ہے، یا پھر جس نے انسان کو تخلیق کیا اسے پیدا کیا یہ اسی ذات کا عطا کردہ وہ علم ہے جسے قرآن کریم کے اندر آج سے 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا تھا، جس کے استعمال کے بعد انسانیت بہت جلد ڈی این اے اور ایٹم کے ذرات پر انفارمیشن کو سٹور کرنے والی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔